Hello, good morning. My name is MS Mehla and I'm from iDream Career. Welcome to all the participants on this particular webinar. We have Mr. Lokman Singh. Lokman Singh जी सीनियर काउंसलर हैं एंड आज जो हमारा टॉपिक है जो कन्वर्सेशन है वो रहेगा करियर इन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। अगले 50 मिनट हम बात करेंगे कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में आप क्या करियर देख सकते हैं, क्या करियर पाथवेज होंगे, क्या सैलरीज हैं। एंड हमारे साथ लोकमान जी रहेंगे। ये वेबिनार जो आप देख रहे हैं आसमान फाउंडेशन की यूट्यूब चैनल पे इज इन कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ युवा एंड एनसीएस। लोकमान जी हमारे साथ अगले 50 मिनट रहेंगे एंड हम ट्राई करेंगे आपके सारे सवालों के जवाब देने के और एक ओवरव्यू देने के। मैं लोकमान जी के इंट्रोड्यूस करते हैं आपसे। वेलकम लोकमान जी। लोकमान जी सीनियर करियर काउंसलर हैं आसमान फाउंडेशन iDream करियर में एंड पिछले 22 साल से वो इस फील्ड में हैं, करियर गाइडेंस के में। एंड उन्होंने बहुत सारी कंपनीज के साथ, बहुत सारी संस्थाओं के साथ करियर गाइडेंस पे काम किया है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स करी हैं एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड है जहाँ पे वो इंडिविजुअल्स को और ऑर्गेनाइजेशन को और डेवलपमेंट में सपोर्ट करते हैं। अगर मैं कुछ चुनिंदा नाम लूँ तो इन्होंने अपने करियर में यूनिसेफ, iDream करियर, HDFC, अल्पाइन, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, आर्ट ऑफ लिविंग एंड सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है। एंड ही इज अ वेल नोन ऑथर ऑल्सो। 6 बुक्स लिखे हैं लोकमान जी ने करियर गाइडेंस के अराउंड। वेलकम लोकमान जी। आपका स्वागत है आज की बातचीत में। और हमारे साथ जो जुड़े हैं वो एस्पिरेंट्स हैं जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में अपना करियर देख रहे हैं। वेलकम लोकमान जी एंड हम चाहेंगे आप बातचीत स्टार्ट करें। इन बिटवीन आप जो व्यूअर्स हैं हमारे, कुछ सवाल हो आपके तो आप YouTube के कमेंट सेक्शन में आप डालिएगा एंड हम ट्राई करेंगे कि इन बिटवीन व्हाइल चेंजिंग द स्लाइड्स हम आपके क्वेश्चंस भी लेते रहें। वेलकम अगेन लोकमान जी, ओवर टू यू। धन्यवाद माला और धन्यवाद हमारी पूरी टीम जो आज हमारे जो भी जॉब सीकर्स और एस्पायरेंट्स हैं उन तक ये चर्चा पहुंचा रही है। और आप सबका नमस्कार, आप सबको मैं अभिनंदन करता हूं। और आज इस बेहतरीन सी चर्चा में जो बात करने वाले हैं, यानी करियर चर्चा की श्रृंखला में आज जो कदम हम यहाँ ले रहे हैं, जो चर्चा हम करने वाले हैं, वो एक बहुत महत्वपूर्ण सा विषय है जो चुना गया है इसलिए कि आने वाला जो कल भारत देश में जिससे आप रूबरू होंगे उसमें एक ऐसा क्षेत्र जिसमें हजारों नहीं लाखों लोगों को रोजगार मिलने की संभावनाएं बढ़ रही है। आज उन संभावनाओं पर हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं और उस विषय का नाम है, जैसा कि आपको बताया गया था और अब आपके स्क्रीन पर है, करियर इन ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जी हाँ, यानी रोजगार की वो संभावनाएं, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस। अब ये ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से इसका क्या वास्ता है, ये बात आज हम विस्तृत रूप से समझ लेते हैं और इसमें उभरने वाली जॉब और रोजगार की संभावनाओं को आप में से सब लोग एक एक कर इस बात को समझ सकते हैं कि आप इसके किस उपक्षेत्र की तरफ जा सकते हैं, आप इसमें कैसे अपना करियर बना सकते हैं, आपके पास क्या स्किल, क्या क्षमताएं, क्या आपने अध्ययन कर लिया है, अथवा आप अपनी अपेक्षा और आकांक्षाओं के अनुरूप और क्या सीख सकते हैं। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं अपना थोड़ा सा पृष्ठभूमि आपको बता दूं। मैं पिछले 22 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हूं, जिसमें से मेरे अधिकांश जो वर्ष हैं अनुभव के, वो एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के रूप में गुजरे हैं, जहां पर
मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जहां मेजर ऑपरेशंस और मेंटेनेंस होता था, मैं वहां एचआर रहा, तो मुझे इन विधाओं का बहुत नजदीकी से मैंने इनको देखा है, इनका ज्ञान है, इनको अनुभव किया है। आज वही अनुभव मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आप लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो सबसे पहले हम इसमें आगे बढ़े, उससे पहले मैं धन्यवाद करूं नेशनल करियर सर्विसेज, युवा जनरेशन लिमिटेड और आसमा फाउंडेशन का, जिन्होंने ये आप तक पहुंचाई है। अब सबसे पहली बात, जो लोग ये नहीं समझते, नहीं जानते, या आप कुछ जानते हैं पर मैं व्यवस्थित रूप से आपको ये बता दूं कि ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस प्रोसेस क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से इसका वास्ता क्या है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मतलब है कुछ उत्पादन। उत्पादन का मतलब क्या? इतिहास गवाह है, जब जब किसी राष्ट्र ने, किसी क्षेत्र ने, किसी राज्य ने, किसी शहर ने विकास किया है, तो उस विकास की जो धुरी रही है, उसका जो आधार रहा है, वो आधार है उत्पादन। जब वो कोई क्षेत्र, राष्ट्र अथवा राज्य कुछ उत्पादन करेगा और उस उत्पादन से लोगों को रोजगार मिलेगा, तो उस क्षेत्र का विकास होता है, उस लोगों को रोजगार मिलता है, उनके परिवार में उनकी आर्थिक दशाएं सुदृढ़ बनती हैं और वो प्रगति करते हैं। तो जो आधार है मैन्युफैक्चरिंग यानी उत्पादन। अब उत्पादन विभिन्न चीजों का हो सकता है। अब उत्पादन में दो चीजें संलग्न होती हैं। जब उत्पादन होगा तो उत्पादन को संभालने के लिए भी लोग चाहिए। तो इस उत्पादन को करने में कुछ उत्पादन करने वाली इकाइयां संलग्न होती हैं। कारखाने, फैक्ट्री, बिजनेस, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, कुटीर उद्योग, स्वरोजगार, यानी छोटे छोटे काम या काम की छोटी छोटी इकाइयां, बड़ी इकाइयां, मध्यम इकाइयां, जो कुछ उत्पादन करती हो, उस उत्पादन करने वाली उस इकाई का, उस यूनिट का, उस कारखाने का, उस कुटीर उद्योग का जो संचालन होता है, जो चलाना होता है, उस संचालन को कहते हैं हम ऑपरेशंस। और उस इकाई में जब चलते चलते कुछ कमियां आने लगती हैं, तो इकाई के भविष्य पर, उसके उत्पादन पर, उसके विकास पर, उसके कार्य पर उसका विपरीत प्रभाव ना पड़े, रुक न जाए, इसलिए उसका रख रखाव करना आवश्यक होता है। तो उस इकाई के रख रखाव को हम कहते हैं मेंटेनेंस। तो हम अगर ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस का हिंदी शब्द समझें तो उसका मतलब होता है संचालन और रखरखाव। तो किसी भी उत्पादन करने वाली इकाई का, फैक्ट्री का, कारखाने का जो संचालन और रखरखाव होता है, उसे हम ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस कहते हैं। अब इस ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस में क्या क्या ऐसी कार्रवाइयां, गतिविधियां शामिल हैं, संलग्न हैं, जो वहां होती है। तो संचालन उत्पादन से बड़ा शब्द है, ये बड़ा क्षेत्र है। उत्पादन छोटा, संचालन बड़ा। उत्पादन होता है किसी कच्चे माल को किसी दूसरे रूप में तैयार कर देना, उपयोगी रूप में तैयार कर देना, ये तो हुआ उत्पादन। अब कच्चा माल लाना, कच्चे माल को भेजना, उसको बनाने के लिए बाकी चीजों का इंतजाम करना, ये संचालन का कार्य है। तो संचालन यानी ऑपरेशंस उत्पादन से भी ज्यादा बड़ी गतिविधि है, यानी उत्पादन उसका एक अंग है। तो संचालन में हमारा उत्पादन होता है, जो भी हम बनाते हैं, जैसे कपड़ों का उत्पादन हो सकता है, जैसे कारों का उत्पादन होता है, मोटरसाइकिल का उत्पादन, कंप्यूटर का उत्पादन, मोबाइल का उत्पादन। तो ये जो बनते हैं वो प्रोडक्शन है। अब इसे बनाने के लिए जो एक धारा बनी होती है कि यहाँ कच्चा माल होगा, यहाँ से ये काम होगा, उसके बाद उस पर पैकिंग होगी, उसके बाद उसकी वॉशिंग, जो भी पूरी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया वैसी ही चलती रहे, उत्पादन प्रक्रिया, उसको मैन्युफैक्चरिंग वर्क फ्लो कहते हैं। अब इस उत्पादन में आप देखते होंगे हमेशा एक
नई कार कुछ दिन बाद आ जाती है, पुराना मोबाइल चल रहा था उसकी जगह नया मोबाइल आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो हर एक उत्पाद जब बन जाता है तो उसमें वो उत्पादन करने वाली कंपनी और रिसर्च करके और अच्छा बनाती है, इंप्रूव करती है। तो उत्पादन इकाइयों में भी ऐसे ही इंप्रूव होते हैं, यानी सुधार होते हैं। तो हर उत्पादन की प्रक्रिया और इकाई का सुधार हो, सतत सुधार हो और उसमें अच्छाई लाए, इसे हम इंप्रूविंग एफिशिएंसी कहते हैं। ये भी ऑपरेशंस का एक हिस्सा है। फिर बना हुआ माल कहां रखना है, कच्चा माल कहां रखना है, बना हुआ माल, बने हुए उत्पाद कैसे कहां ग्राहकों तक पहुंचाने हैं, इसे हम लॉजिस्टिक्स बोलते हैं। लॉजिस्टिक्स भी ऑपरेशंस का एक हिस्सा है। फिर जहां उत्पादन होता है अथवा उत्पादन को भेजा जाता है, उस पूरी प्रक्रिया में जो मानव संसाधन यानी जो लोग काम करते हैं, उन सब लोगों की सुरक्षा, शारीरिक सुरक्षा और उनको काम करने का माहौल, वातावरण और पर्यावरण दोनों ही उस उत्पादन इकाई से कहीं डेटेरियोरेट ना हो, यानी खराब ना हो, हमारा वातावरण और पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव ना जाए, ज्यादा धुआं वातावरण में न जाए और पानी, गंदा पानी हमारे समाज के लोगों को या धरती में न जाए। इसके लिए भी ये जो संचालन वाला कार्य ऑपरेशंस है, ये सुनिश्चित करता है कि आसपास रहने वाले लोग या हवा, पानी, जल, पृथ्वी, मिट्टी दूषित ना हो, लोगों के जीवन और स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहे, वो सुरक्षित काम करें, सुरक्षा का बड़ा ध्यान रखें, उन्हें चोट ना लगे। तो ये भी एक ऑपरेशंस का हिस्सा है और इसमें भी जॉब है। फिर अलग अलग लोग जो काम करते हैं उनको कैसे समन्वय बनाया जाए, कोऑर्डिनेट किया जाए, ये भी ऑपरेशंस का एक हिस्सा है। और जितने भी संसाधन उस उत्पादन की प्रक्रिया में लगे हैं, उन सब का उचित उपयोग, भरपूर उपयोग, ये ऑपरेशंस का कार्य होता है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि उत्पादन एक छोटी बात है, परंतु किसी उत्पादन करने वाली इकाई का संचालन करना उससे भी बड़ा काम है। अब ये तो था कि एक इकाई बनाई और उस इकाई का संचालन किया, संचालन में बहुत सारे लोग लगे हैं, मशीन लगी है, बहुत सारी प्रक्रियाएं काम करती हैं, परंतु ये सब लोग जब काम करते हैं तो इनमें कमियां आती हैं, मशीनें घिसती हैं, लोगों को कुछ परेशानी होती होंगी। तो अब ये जो मशीनें घिसती हैं, ये जो प्रक्रिया मशीनों को काम करने की है, आपने देखा होगा उत्पादन इकाइयां लगातार वर्षों वर्षों काम करती रहती हैं, तो उनमें जो घिसावट आती है, उस घिसावट को, उनमें जो खराबी आती है, उस खराबी को इस तरह से ठीक करना कि उत्पादन पर प्रभाव ना पड़े, इसे रखरखाव इकाई बोलते हैं। तो हर एक उत्पादन इकाई में या हर एक कारखाने, फैक्ट्री में आप ये समझें कि एक तो संचालन करने वाली टीम है जिसमें उत्पादन टीम उसका एक उप टीम है, और दूसरी एक टीम होती है, दूसरा एक विभाग होता है, एक समूह होता है लोगों का जो उस उत्पादन इकाई का पूरा रखरखाव करते हैं और वो उसको जैसे पहले थी वैसे ही बनाने की कोशिश रखते हैं, खराब ना हो और अच्छी हो, रिलायबल हो, विश्वास बढ़े उस पर, परफॉर्मेंस ठीक हो। तो वो क्या करते हैं, हर मशीन और हर इक्विपमेंट का रूटीन इंस्पेक्शन है, किसी का 15 दिन में, किसी का 3 महीने में, किसी का हफ्ते में, किसी का रोज इंस्पेक्शन है। कहीं गड़बड़ मिली तो उसको रिपेयर करते हैं, उसकी ऑयलिंग करते हैं, लुब्रिकेशन करते हैं, सर्विसिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, उसे और अच्छा बनाते हैं, अपग्रेड करते हैं। और मशीन चल रही है तो वो खराब ना हो, उसको प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं ताकि कोई रिस्क ही नहीं आए, ब्रेकडाउन ही नहीं हो। जरूरी नहीं है खराब होने के बाद ही मशीन को ठीक किया जाए। अच्छी उत्पादन इकाइयां और अच्छी मेंटेनेंस टीम मशीन को खराब होने से पहले ठीक कर लेती हैं ताकि ब्रेकडाउन ना हो। इसका कोई उदाहरण, कितना बढ़िया उदाहरण है। आज से 10 साल पहले अगर आप देखें तो जो वाहन आप उपयोग में ले रहे, जो मशीनें उपयोग में ले रहे थे, वो अक्सर खराब होती थी, अथवा जो लोग अपनी किसी सवारी को, व्हीकल को समय पर सर्विस नहीं कराते, उनके ब्रेकडाउन होते हैं, वो सड़क पर उनको खींच के ले जानी पड़ती है। परंतु जब आप कोई गाड़ी, वाहन, मशीन खरीदते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल आता है, उसमें O&M इंस्ट्रक्शन होते हैं, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के निर्देश होते हैं। अगर आप समय से उसका रख रखाव कराओ तो आपको
ब्रेकडाउन्स नहीं आते। मशीन को वो पहले ही जब आप सर्विसिंग पे ले जाते हो तो वो उसे चेक करके जो पुर्जा घिस रहा होता है उसको समय से बदल देते हैं, ताकि आपकी उस मशीन में कोई ब्रेकडाउन चलते चलते ना आए, पहले ही वो ठीक हो जाए। हर एक पार्ट की एक उम्र होती है, उस उम्र से पहले ही वो उस पार्ट को, उस पुर्जे को बदल देते हैं। अब समझ में आया कि ऑपरेशंस है उस उत्पादन की इकाई को चलाना, और मेंटेनेंस है उसमें आई कमियों को दूर करना और उसे और अच्छा बनाना, उसका रख रखाव करना। ये हमें समझ में आया कि कैसे ऑपरेशन मेंटेनेंस किसी उत्पादन इकाई में काम करती है। अब हम एक कदम इसमें आगे बढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे काम होते हैं जिसमें रोजगार मिलता है, या इसके अंदरूनी कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। अगर हम ऑपरेशंस को देखें, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन हम बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उत्पादन इकाई। तो उत्पादन में अगर आप को मैं एक प्रश्न पूछूं कि सबसे पहले उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया सामने आती है या कौन सी प्रक्रिया चालू होती होगी, सबसे पहले होती है डिमांड, और फिर उस डिमांड के हिसाब से उत्पाद की डिजाइन बनता है पहले उत्पाद का। जब डिजाइन पक्का हो जाता है तो फिर उसके लिए कच्चा माल आता है। तो एक डिपार्टमेंट हुआ डिजाइन का, एक प्रक्रिया हुई डिजाइन की, दूसरी हुई कच्चा माल लाने के लिए, तीसरी प्रक्रिया कच्चे माल के को लेकर और डिजाइन के हिसाब से कब कब कितना क्या उत्पादन होगा, प्रोडक्शन प्लानिंग। जब प्रोडक्शन प्लानिंग बन गई तो पूरा प्लान हो गया। कहते हैं कि जब प्लानिंग अच्छी हो तो उत्पादन अच्छा होता है। तो प्रोडक्शन प्लानिंग बन गई, रॉ मटेरियल आ गया, कच्चा माल आ गया, डिजाइन तैयार है, अब उत्पादन शुरू होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो एक स्थान पर वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शुरू होता है, एक टीम उत्पादन करती है। अब एक टीम जो उत्पादन करती है तो वो उत्पाद डिजाइन के हिसाब से, अपेक्षित मानकों के हिसाब से बन रहा है कि नहीं, इसे सुनिश्चित एक अलग टीम करती है, उसे हम क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं। गुणवत्ता को नियंत्रित करती है कि माल सही बन रहा है कि नहीं। आजकल सारी कारें ठीक आती हैं, एक जैसी आती हैं, सारे मोबाइल ठीक आते हैं, उनमें दिक्कतें कम आती हैं नए पदार्थों में, नए उत्पादों में। क्यों? क्योंकि किसी ने पहले ही चेक कर लिया है कि ये अपेक्षानुसार जो मानक डिजाइन में बने थे उसके हिसाब से वो सही बन गया है। तो क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, वो एक टीम अलग होती है। असेंबलिंग टीम, अगर अलग अलग पुर्जे बन के आ रहे हैं तो पहले उनकी अलग अलग क्वालिटी चेक होती है, फिर उनको इकट्ठा बनाया जाता है, एक साथ जोड़ा जाता है। कारों के अलग अलग पुर्जे, मोटरसाइकिल के अलग अलग पुर्जे, आपके मोबाइल के अलग अलग पुर्जे, कंप्यूटर के अलग अलग पुर्जे, इन सबको अलग अलग चेक करके क्वालिटी इंश्योर करते हैं, फिर इनको जोड़ के फिर क्वालिटी इंश्योर करते हैं, फिर इसका इंस्पेक्शन होता है। अगर ये बिल्कुल डिजाइन के हिसाब से, प्लानिंग के हिसाब से, मानक गुणों के हिसाब से ये सही है तो फिर उसे आगे डिलीवरी कर दिया जाता है, यानी वेयर हाउस में रख देंगे। वहां से जहां जहां उस माल को भेजा जाएगा बेचने के लिए या ग्राहकों तक, वहां तक भेजने के लिए फिर आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, जिसमें वेयर हाउसिंग, कहीं स्टोर करना, फिर वहां से कोई गाड़ियां लेकर उसे वहां तक जाती है, लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व होती है। और इस पूरी प्रक्रिया में सब काम सुरक्षा के दायरे में रह के हो, सब सुरक्षित रहे, इसे सुनिश्चित करती है एक टीम जिसे कहते हैं हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट। तो इस प्रकार मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पूरा होता है। तो कुछ लोगों के प्रश्न आने शुरू हो गए, आप प्रश्नों को रखें, हम आपके सारे प्रश्नों के जवाब देंगे। आपको जहां जिज्ञासा आती है वो प्रश्न आप भेज दीजिए। आपके प्रश्नों के लिए अंत में 15 मिनट निर्धारित किए गए हैं, आपके सारे प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे। आप उसे अपने पास नोट कर सकते हैं, अन्यथा आप भेज दें, हम उसे वहां से जवाब दे देंगे। तो अब इंडस्ट्रियल मेंटेनेंस क्या होता है, हमने ऑपरेशन समझ लिया, तो मेंटेनेंस में क्या करते हैं लोग, क्या रोजगार है वहां, करते क्या होंगे, आइए समझ लेते हैं। तो मेंटेनेंस में जो मशीनें, मैकेनिकल मशीनें जिनमें कल पुर्जे जुड़कर काम करते हैं, उन मशीनों में घिसावट आती है, यानी वो मशीनें घिसती हैं, एक दूसरे से पुर्जे टकराते हैं, तो उसमें जो घिसावट आती है, पुर्जे पुराने तो होते हैं, उन पुर्जों को ठीक करने के लिए जो मेंटेनेंस होता है उसे हम मैकेनिकल मेंटेनेंस बोलते हैं। तो मैकेनिकल मेंटेनेंस में जो मैकेनिकल
मशीनें हैं, उनकी जांच, इंस्पेक्शन, उनको तेल देना यानी ऑयलिंग करनी उनकी, उसको लिब्रिकेशन बोलते हैं, ग्रीसिंग करनी लिब्रिकेशन बोलते हैं। अगर कोई पुर्जा घिस गया है तो उसको बदल देते हैं, इसको रिप्लेसमेंट बोलते हैं। अगर कोई पुर्जा ढीला हो रहा है तो उसको टाइट कर देते हैं, कोई स्क्रू ढीला हो रहा है तो उसको टाइट कर देते हैं, इसको अलाइनिंग एडजस्टिंग बोलते हैं। और उसकी सफाई, तो मेंटेनेंस टीम लगातार काम करती है, सफाई, अलाइनिंग, एडजस्टमेंट, रिप्लेसमेंट, लुब्रिकेशन, इंस्पेक्शन, और जहां गड़बड़ मिलती है उसे पहले ही ठीक कर देते हैं। इसे मैकेनिकल मेंटेनेंस बोलते हैं। पर जो मशीनें काम करती हैं वो ऊर्जा के बिना काम नहीं करती, उनमें बिजली चाहिए होती है। तो मशीनों में मोटर लगी होती है, वहां एयर कंडीशनर लगे होते हैं, उसमें सेंसर लगे होते हैं, उसमें कम्युनिकेटर्स लगे होते हैं, उसमें एक्चुएटर्स लगे होते हैं। तो इन सारी चीजों को, जो बिजली से संबंधित पुर्जे उसमें लगे होते हैं, उन पुर्जों को ठीक करने के लिए एक अलग टीम होती है जो बिजली से संबंधित रखरखाव करती है। इसे हम इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस बोलते हैं। और इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का इंस्पेक्शन, इलेक्ट्रिकल लाइंस का इंस्पेक्शन, बिजली की लाइनों का इंस्पेक्शन, मशीनों का इंस्पेक्शन, और वो बिजली के जो कनेक्शन जहां जहां लगे होते हैं उनको चेक करना, क्योंकि कनेक्शन कभी कभी लूज हो जाते हैं और वहां आग लगने का खतरा होता है। तो अगर वहां कोई गड़बड़ होगी, तार जलेगा, तो मशीनें बंद हो जाएंगी और उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए पहले ही वो टीम उन कनेक्शंस को चेक कर लेती है। इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स, पैनल्स, सर्किट ब्रेकर्स, वो सब अलग अलग जगह लगे होते हैं, उनकी जांच, रखरखाव। एयर कंडीशनर्स जहां लगे हैं वो, इलेक्ट्रिकल डैमेज अगर कोई है तो उसको ठीक करना है। इलेक्ट्रिकल गैजेट्स कहीं लगे हैं, डिवाइस लगी हैं, इंस्टॉलेशंस हैं, यानी बिजली से संबंधित जितने भी इक्विपमेंट उस इकाई में लगे होते हैं, उनका रखरखाव करने वाली जो टीम है उसे इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस की टीम बोलते हैं। और ये टीम मैकेनिकल टीम से अलग अक्सर पाई जाती है। अब तीसरी एक टीम और होती है मेंटेनेंस की, फैसिलिटीज की। अब ये जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की जो मशीनें हैं, ये कहीं ना कहीं किसी बिल्डिंग में इंस्टॉल होंगी, किसी शेड में इंस्टॉल होंगी। तो उस बिल्डिंग का रखरखाव बहुत जरूरी है। उस बिल्डिंग के रखरखाव में क्या चाहिए? बिल्डिंग की दीवारें ठीक रहे, उसकी छत ठीक रहे, उसका फर्श ठीक रहे, उसमें हवा का आदान प्रदान ठीक से रहे, एयर कंडीशनिंग ठीक रहे, उसमें ह्यूमिडिटी ठीक रहे, उसमें धुआं नहीं हो, उसमें धूल नहीं हो, उसमें एनर्जी प्रॉपर आती हो, एनर्जी का मैनेजमेंट। बिजली की लाइनें अंदर काम करती हैं पर बिजली बाहर से लानी पड़ती है, तो उस इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट, वाटर अरेंजमेंट, पीने का पानी, वॉशिंग पानी, मशीनों के लिए पानी, लिफ्ट लगी हैं उनका रखरखाव, एस्केलेटर्स लगे हैं तो उनका रखरखाव, फायर सेफ्टी, आग ना लगे इसके लिए सुनिश्चित करना फैसिलिटीज मैनेजमेंट का काम है प्रेमिसेस में, परिसरों में। और प्लम्बिंग यानी प्लम्बर का काम, सैनिटरी का काम, ड्रेनेज का काम, नालियों का काम, और उस बिल्डिंग का रखरखाव, साज सज्जा, सजावट, डेकोरेशन, रिफर्बिशमेंट, ये सब फैसिलिटीज मैनेजमेंट का काम है। तो तीन तरह के मेंटेनेंस बहुत मेजर रूप से हमें पाए जाते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और फैसिलिटीज। इसके अलावा अगर इकाई कुछ अलग काम करती है तो थोड़ा बहुत मेंटेनेंस का इकाई की प्रकृति के अनुरूप, उसके उत्पादन के अनुरूप थोड़ा बहुत इसमें वेरिएशन आ सकता है। तो हमने समझा कि इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, मैकेनिकल मेंटेनेंस, फैसिलिटी मेंटेनेंस इंडस्ट्रियल मेंटेनेंस के पार्ट है। तो एक इंडस्ट्रियल इकाई को चलाना, संचालन, और दूसरा उसका रखरखाव। अब इस दोनों प्रक्रियाओं में कौन कौन से जॉब पैदा होते हैं, यानी कौन कौन से काम पैदा होते हैं, रोजगार क्या क्या उपलब्ध हो सकते हैं, क्या संभावनाएं हैं, हम पोटेंशियल जॉब अपॉर्चुनिटीज को देख लेते हैं ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस में। यानी कौन कौन से जॉब उत्पन्न होने की संभावनाएं हैं और भारत देश में भविष्य क्या है। तो मैं बता दूं कि इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत फास्ट जा रही है। क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया है, कुछ देशों को हमने देखा है कि जो देश ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो ज्यादा विकास कर रहे हैं, और हम विकासशील देश से विकसित देश होने की कगार पर हैं। तो इसमें हमें बहुत जरूरी है कि हम मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएं, निर्यात बढ़ाएं, चीजों को अच्छी करें, अच्छे उत्पाद बनाएं, अच्छी सेवाएं दें। तो ये अभी बहुत अच्छी तरह से हम आगे जा रहे हैं, और हमारा भविष्य यानी
इंडिया का भविष्य मैन्युफैक्चरिंग से कनेक्टेड है, तो हम मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बहुत ज्यादा ग्रो हो रही है। अब ये जो ग्रो हो रही है इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? तो प्रभाव ये है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अभी अभी ये अनाउंस किया है कि सन 2030 से पहले या सन 2030 तक भारत देश में कम से कम 5 करोड़ और जॉब पैदा होने हैं अकेले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। और O&M, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तीनों एक साथ हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का O&M हिस्सा है। तो अब आप देखें कि अगले 7 वर्षों में 5 करोड़ से ज्यादा जॉब पैदा होने हैं। ये संख्या ऊपर नीचे बढ़ भी सकती है, ये एक एक्सपेक्टेड फिगर है। परंतु अगर आप इस तरफ देख रहे हैं और आपने ऐसी कोई शिक्षा प्राप्त कर ली है या प्राप्त करने वाले हैं, तो आप इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, यानी बहुत अच्छा स्कोप है। अब इसमें कौन कौन से जॉब्स पैदा होते हैं ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में, आइए निगाह डाल लेते हैं। तो सबसे पहला, यानी टॉप पे जो आदमी बैठा है, जो टॉप का रोजगार है, वो किसी एक इकाई को अगर हम समझें, एक यूनिट को समझें जो किसी भी चीज का उत्पादन करती है, चाहे वो कार का उत्पादन हो, मोबाइल का हो, किताबों का हो, बोतलों का हो, या किसी केमिकल का हो, पेट्रोलियम हो, उत्पादन किसी भी उत्पाद का हो, उस उत्पादन करने वाली इकाई के सीट्स पर एक आदमी बैठा होता है। एक हेड होता है, टॉप हेड होता है, जो संचालन और रखरखाव की प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है, और उसे कहते हैं हम हेड ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। हेड ऑफ यानी मुखिया, मुख्य आदमी जो सीट्स पर बैठा है, जिसकी जिम्मेदारी, ये सारी की सारी जिम्मेदारियां उस इकाई को चलाना और रखरखाव करना, दोनों उन्हीं के दिशा निर्देश में होते हैं। तो उसके अंडर में फिर 2 और अधिकारी काम करते हैं, यानी 2 जॉब और है, ऑपरेशंस हेड और मेंटेनेंस हेड। जहां इकाइयां छोटी हैं, यानी जहां यूनिट छोटी है, वहां ये तीनों ही काम एक ही आदमी के पास हो सकते हैं। हेड भी वही होगा, ऑपरेशंस और मेंटेनेंस का हेड भी होगा। जहां इकाइयां थोड़ी सी बड़ी है, मध्यम स्तर की है, वहां हेड के अंडर में एक ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस हेड होगा, वो O&M हेड हो सकता है। जहां इकाइयां बड़ी है, जैसे टाटा, मारुति, टोयोटा, सैमसंग जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो बहुत बड़ा प्रोडक्शन निकालती हैं, फिर वहां वॉल्यूम बढ़ जाता है, यानी वहां उत्पादन ज्यादा होता है, तो उस हेड के अंडर में 2 लोग होते हैं, ऑपरेशंस हेड और मेंटेनेंस हेड। संचालन के लिए एक अलग मुखिया और रखरखाव के लिए एक अलग मुखिया, यानी एक अलग ऑफिसर संचालन के लिए, अलग ऑफिसर रखरखाव के लिए। तो फिर उनके अंडर में जो टीम है उसमें कौन कौन से जॉब है, तो वहां जैसा हमने अभी देखा था कि ऑपरेशंस में हमें सबसे पहले प्रोडक्शन प्लानिंग चाहिए थी, तो वहां एक प्रोडक्शन प्लानिंग मैनेजर चाहिए हमें। मैनेजर यानी प्रोडक्शन प्लानिंग में एक जॉब। फिर प्रोडक्शन प्लानिंग मैनेजर के अंडर में फिर लोग चाहिए, उनकी चर्चा करेंगे। प्रोडक्शन प्लानिंग मैनेजर चाहिए, प्रोडक्शन डिजाइनिंग मैनेजर चाहिए, मटेरियल मैनेजर चाहिए, प्रोडक्शन मैनेजर चाहिए, क्वालिटी मैनेजर चाहिए, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट मैनेजर चाहिए, और सप्लाई चेन मैनेजर चाहिए। अब इसमें सब में इनके नीचे भी ऑपरेशंस में लोग चाहिए। प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए मैनेजर के अंडर में एक इंजीनियर चाहिए, और प्रोडक्शन डिजाइन में वहां डिजाइनर चाहिए। मटेरियल मैनेजमेंट में हमें रॉ मटेरियल संभालने वाला इंचार्ज चाहिए, वेयर हाउसिंग संभालने वाला स्टाफ चाहिए, लॉजिस्टिक्स संभालने वाला स्टाफ चाहिए, और वहां वेइंग ब्रिज यानी कांटों पर भी लोग चाहिए, जो बड़े बड़े कांटे लगे होते हैं, जहां बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वहां कांटों पर भी लोग चाहिए, यानी वेइंग स्केल, वो भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। प्रोडक्शन में प्रोडक्शन के इंजीनियर्स चाहिए, मैनेजर के अंडर में प्रोडक्शन के अलग अलग इंजीनियर होंगे जो प्रोडक्शन के अलग अलग सेक्शंस या उप क्षेत्रों को संभालते होंगे। उसमें उनके अंडर में ऑपरेटर्स काम करते हैं, जो मशीनों को, जो उत्पादन करने वाली मशीनों को ऑपरेट करती हैं। उन ऑपरेटर्स के अंडर में उनको मदद करने वाले वहां हेल्पर्स की जरूरत होती है, सपोर्ट वर्कर्स की जरूरत होती है। ऐसे ही क्वालिटी में क्वालिटी मैनेजर के अंडर में क्वालिटी इंजीनियर, और क्वालिटी इंजीनियर के अंडर में सुपरवाइजर्स। अब जितना बड़ा ये उत्पादन का वहां कारखाना है, उतने ही ज्यादा लोग चाहिए।
अगर कारखाना छोटा, इकाई छोटी है, तो एक एक व्यक्ति के पास इसमें से एक से ज्यादा जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो इस प्रकार हम ऑपरेशंस में देखें तो बहुत बड़ा दायरा है कि ऑपरेशंस में कितने प्रकार के काम वहां होते हैं। इसी प्रकार मेंटेनेंस में देखेंगे तो मैकेनिकल मेंटेनेंस का मैनेजर अलग, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस का मैनेजर अलग, यूटिलिटीज एंड फैसिलिटीज मैनेजर अलग। अगर इकाई बड़ी है तो यूटिलिटीज का मैनेजर अलग, फैसिलिटीज का। अब ये यूटिलिटीज क्या है? यूटिलिटीज है उत्पादन इकाई को कच्चे माल के अलावा वहां कुछ सप्लाईज देनी होती हैं, जैसे गैस, भाप, प्रेशर, तापमान। तो ये जो चीजें दी जा रही हैं ये कच्चा माल नहीं है, वहां कच्चे माल से ऊर्जा बनाकर उन्हें सप्लाई की जा रही है, भाप बनाकर सप्लाई की जा रही है। तो बॉयलर लगा होगा, तो बॉयलर को चलाने वाला व्यक्ति वो आपका यूटिलिटीज सेक्शन में आएगा। इसे हम यूटिलिटीज कहते हैं, उपयोगी सेवाएं। तो उपयोगी सेवाएं देने वाला एक सेक्शन और अलग होता है। तो बॉयलर चलाने वाले का एक जॉब और मिल गया, भाप बनाने, टरबाइन संभालने वाले। तो आप देखेंगे कि रखरखाव में यूटिलिटीज सेक्शन अलग है और फैसिलिटीज सेक्शन अलग है। फैसिलिटीज मतलब बिल्डिंग से संबंधित सेवाएं। इनके अंडर्स में इंजीनियर चाहिए, इंजीनियर्स के अंडर में फोरमैन चाहिए। मेंटेनेंस में एक नाम और सुनेंगे आप, फोरमैन या सुपरवाइजर या सुपरिंटेंडेंट या इंचार्ज। तो उसके अंडर में फिर टेक्नीशियंस चाहिए, टेक्नीशियंस जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मैशन। इस तरह के जिन जिन लोगों ने कोई एक स्किल सीख रखी होगी वो लोग वहां काम करते हैं। और उनके साथ कुछ सहायक होते हैं, जैसे खलासी बोलते हैं हम, या हेल्पर बोलते हैं, या हम सेमी स्किल्ड वर्कर बोलते हैं, ट्रेनीज बोलते हैं, अनस्किल्ड वर्कर बोलते हैं। तो वहां बहुत लोगों की उस रूप में भी आवश्यकता होती है। तो इस चित्र से और इस मानचित्र से आपकी समझ में आया कि बहुत काम है और विभिन्न तरह के काम वहां हैं। आपको जो इसमें से अपने से संबंधित लगता हो वो काम आप तलाश कर सकते हैं और उसी क्षेत्र में आप ज्ञान अर्जित करके कोई स्किल सीखकर आगे जा सकते हैं। इससे कुछ वर्ष पहले जब मैंने प्रवेश किया था इस क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र में लोग आते थे अपनी जीविका कमाने के लिए, यानी रोटी, कपड़ा, मकान। उन्हें इतनी चीजों की जरूरत होती थी, उस समय नौकरियां कम थी, तो लोग रोटी, कपड़े, मकान का इंतजाम करने के लिए, जीविका कमाने के लिए इस क्षेत्र में उतरते थे, क्योंकि इस क्षेत्र में थोड़ा सरकारी सेवाओं की अपेक्षा में ज्यादा काम मिल जाता था और आसानी से काम मिल जाता था। परंतु आज ये सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान तक सीमित नहीं रह गया है। आज इसका स्वरूप बदल गया। ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग का स्वरूप बदल गया कि अगर आप में क्षमता है और आपने काबिल बना लिया है, उपयोगी बना लिया है अपने आप को, तो अब आप क्षितिज तक जा सकते हो, कोई सीमा नहीं है। मतलब सरकार में तो वहां बड़े मापदंड हैं कि आपको इतनी तनख्वाह मिलेगी या इतनी पगार मिलेगी, रोजगार के प्रति पारिश्रमिक इतना मिलेगा। परंतु यहां आप अपने हिसाब से पारिश्रमिक तय करा सकते हो। अगर आप में क्षमता है, ऑपरेशंस में आप अच्छे हो या मेंटेनेंस में आप अच्छे हो, तो आप जो चाहते हो वो हासिल कर सकते हो। मैं यहाँ एक झलक दिखा रहा हूं, एक एवरेज झलक आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि यहाँ इंडस्ट्री में लोगों को क्या मिलता है। अगर आप ऑपरेशंस हेड तक पहुंचते हैं, ऑपरेशंस हेड तक पहुंचने में एक इंजीनियर ऑपरेशंस हेड तक पहुंच सकता है। 60-70 लाख एक साल की तनख्वाह। मैं मेरे साथ काम करने वाले ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों को वहां जानता हूं जिनको करोड़ों में पारिश्रमिक मिलता था। आप सोच सकते हैं, करोड़ों में पारिश्रमिक। जो प्रोडक्शन के एचओडी हैं, यानी जो उत्पाद बनाते हैं, उनकी तनख्वाहें भी सालाना 30 लाख तक और भी इसके ऊपर नीचे है। मेंटेनेंस में भी 30 लाख तक है। मेंटेनेंस प्रोडक्शन थोड़ा पैरेलल चलता है, समानांतर चलता है। जो मैनेजर लेवल है, मैनेजर लेवल भी 20 लाख तक की सैलरीज कमा सकते हैं।
और जो इंजीनियर लेवल है वो 10 लाख तक की वार्षिक पारिश्रमिक प्राप्त कर सकते हैं। जो फोरमैन है, फोरमैन को भी 7-8 लाख रुपए तक वार्षिक पगार मिलती है या मिल सकती है, अथवा इससे ऊपर नीचे आगे भी जा सकते हैं। सुपरवाइजर या सुपरिंटेंडेंट, कोई सेक्शन इंचार्ज, उनको 6 लाख रुपए तक की यानी 50,000 रुपए मासिक पारिश्रमिक तक मिल सकता है। जिन्होंने कोई स्किल सीख ली, ऐसे वर्कमैन हैं, वो भी 3-4 लाख तक जा सकते हैं। अगर वो इससे ऊपर उनकी स्किल रिफाइन होती है तो ऊपर वाले पदों में ऊपर अपग्रेड होते जाते हैं। सेमी स्किल्ड, अगर स्किल छोटी सीखी है, आधी स्किल सीखी हुई है, तो भी आप 2-2.5 लाख रुपए सालाना की सैलरी यहां से कमा सकते हैं। और अनस्किल्ड ने बिल्कुल कुछ नहीं सीखा, 10वीं पास की है, तो भी आप 10-12 हजार रुपए, जिस राज्य में आप हैं उस राज्य में जो मानक तय है आपकी पारिश्रमिक के, उन मानकों के अनुरूप आप आराम से 10-12 हजार रुपए तक जा सकते हैं। दिल्ली में तो अनस्किल्ड वर्कर के जो वेजेस हैं, यानी वहां वो 15-17 हजार रुपए तक पहुंच गए हैं। तो वो 2-2.5 लाख रुपए तक अनस्किल्ड एक 10वीं पास बच्चा या व्यक्ति किसी भी एक कारखाने में काम करके वो इतनी पारिश्रमिक कमा सकते हैं। तो यहां से पता चला कि हम कितना पारिश्रमिक यहां से कमा सकते हैं, और यहाँ कोई सीमा रेखा नहीं है। आप जो चाहते हैं वैसे बनो उपयोगी, और आप उतना प्रगति का मापदंड अपने लिए तय कर सकते हो। तो अब ये रोटी कपड़ा मकान तक सीमित नहीं रहा। आपकी आकांक्षाएं, आपकी अपेक्षाएं, आपके अरमान पूरे करने के लिए इस क्षेत्र में पूरी शक्ति व्याप्त है। तो आप इस तरफ सोच सकते हैं। अब ये तो सोच लिया कि मैं इसमें जा सकता हूं या मैं इसमें काम कर सकता हूं, किस रूप में काम कर सकता हूं, कौन से पद हैं, ये पता चल गया। ये कैसे पता चले कि इसकी नौकरियां मिलती कहाँ है, ये रोजगार प्राप्त कहाँ होता है, कहाँ पाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं ये रोजगार कहाँ कहाँ पाया जाता है। भारत देश में हालांकि आजकल विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्री पूरे देश में फैल रही है, परंतु फिर भी जो विशेष क्षेत्र हैं अलग अलग कार्रवाई के लिए, अलग अलग उत्पादनों के लिए, वो मैं आपके साथ यहां साझा कर रहा हूं। आप इनको नोट कर सकते हैं। कौन कौन से? ऑटोमोबाइल यानी परिवहन से संबंधित गाड़ियां बनाने वाले जो क्षेत्र हैं वो तमिलनाडु, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात में बहुतायत से ये काम है। बाकी राज्यों में भी ये काम शुरू हो गया है, पर बहुतायत से इन 4 राज्यों में काम है। अगर कपड़ों से संबंधित टेक्सटाइल और अपैरल की बात करूं तो गुजरात, सूरत शहर के आसपास, तमिलनाडु, तिरुपुर के आसपास, पंजाब, लुधियाना के आसपास, महाराष्ट्र, मुंबई के इर्द गिर्द, बंगाल, कोलकाता, बनारस, ये क्षेत्र हैं जो मशहूर हैं यानी इस उत्पादन के लिए। उसके अलावा फार्मास्यूटिकल, दवाइयों से संबंधित, तेलंगाना में हैदराबाद, गुजरात में अहमदाबाद, महाराष्ट्र में मुंबई, कर्नाटक में बेंगलुरु, हिमाचल प्रदेश में एक और नया वहां एक इंडस्ट्रियल एस्टेट तैयार हुआ है फार्मास्यूटिकल के लिए, बद्दी। तो इन क्षेत्रों में रुक कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, कंप्यूटर से संबंधित और इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित बेंगलुरु कर्नाटक में, तमिलनाडु में चेन्नई, यूपी में नोएडा और ग्रेटर नोएडा, और महाराष्ट्र में पूना। केमिकल और पेट्रोकेमिकल में बड़ोदरा गुजरात, गुजरात इसमें एक बड़ा रोल प्ले करता है। केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल में गुजरात, बड़ोदरा, जामनगर, जहां रिलायंस के बहुत रिलायंस और उसके और भी बहुत सारी कंपनी हैं जो केमिकल पेट्रोकेमिकल में काम करती हैं। मुंबई महाराष्ट्र, अंकलेश्वर गुजरात, विशाखापट्टनम जो अभी पानीपत हरियाणा, वहां पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। फूड प्रोसेसिंग पुणे में, यानी खाने से संबंधित चीजों का जो उत्पादन है वो अधिकतर, वैसे तो पूरे देश में उत्पादन है, फूड प्रोसेसिंग पूरे देश में उत्पादित हो रहा है, परंतु विशेष क्षेत्र जहां ये डेवलप ज्यादा है, महाराष्ट्र में पूना, बैंगलोर, चेन्नई और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। इस पूरे क्षेत्र में भोजन से संबंधित, भोजन की प्रोसेसिंग से संबंधित बहुत सारे इसमें विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं। एरोस्पेस एंड डिफेंस, कर्नाटक में बेंगलुरु और तेलंगाना में हैदराबाद,
तमिलनाडु में चेन्नई, महाराष्ट्र में पूना, स्टील मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित जो काम ऑपरेशन मेंटेनेंस के जमशेदपुर झारखंड, उड़ीसा राउरकेला, छत्तीसगढ़ में भिलाई और बोकारो झारखंड, ये 4 राज्य इसमें अग्रणी भूमिका निभाते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट एक नया क्षेत्र है जहां सोलर पैनल्स बनना और टरबाइन्स बनना शुरू हुई है, बैटरियां बननी शुरू हुई है, गाड़ियां बननी शुरू हुई है। तो ये जो बैटरियां, टरबाइन, सोलर पैनल्स, ये चीजें जो कल का भविष्य हैं और इनमें बहुत इजाफा होने वाला है। इस तरफ अगर आप जाते हैं तो सुनिश्चित रूप से आपको रोजगार की कमी नहीं रहेगी। हालांकि सारे ही क्षेत्र अपने आप में श्रेष्ठ हैं और उनमें रोजगार पैदा हो रहे हैं, परंतु ये क्षेत्र नया क्षेत्र है और अपार संभावनाओं वाला क्षेत्र है। तो यहाँ कर्नाटक में बेंगलुरु में, तमिलनाडु में चेन्नई में और नोएडा और ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में ये काम पैदा हो रहे हैं। तो हमने पता चला कि पूरे देश में विभिन्न उत्पादनों से संबंधित कहां कहां ज्यादा काम हो रहा है, ज्यादा रोजगार वहां मिल रहा है। वहां ऐसी स्थितियां हैं कि अगर आपके पास आज रोजगार है और कल किसी वजह से नहीं है तो दूसरी इकाइयां हैं वहां, उसी काम से संबंधित आप उसी शहर में या उसी क्षेत्र में आप अगले दिन ही या अगले कुछ दिनों में आप वहां पर रोजगार प्राप्त कर सकते हो। तो वहां जो आपकी आर्थिक सिक्योरिटी है, आपको ऐसा डर नहीं लगना कि मेरे पास जॉब है कि नहीं है। उसी क्षेत्र में जो काम कर रहे हो आप, उसी क्षेत्र से संबंधित आप क्षेत्र में काम करोगे तो निश्चित ही आप वहां लंबे समय तक रोजगार प्राप्त कर सकते हो। अब बात आई कि जो लोग इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, जीविका कमाना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, वो इस क्षेत्र में जुड़े कैसे, घुसे कैसे, क्या करना चाहिए, किस रूप में जाना चाहिए। तो पहला रूप है कि आप इंजीनियर या ट्रेनी इंजीनियर के रूप में घुसें। ये जो इंजीनियर के रूप में जब घुसते हैं तो अनुभव हासिल करते करते आप ऑपरेशंस हेड तक जा सकते हैं। पर घुसने का जो रूट है, एंट्री रूट इंजीनियर के रूप में है, तो इंजीनियर के रूप से ऑपरेशंस हेड तक जा सकते हैं। दूसरा है कि आपने कुछ सीखा है, प्रोफेशनली आपने कुछ सीख लिया, प्लम्बिंग सीख लिया, आपने कारपेंटरिंग सीख ली, आपने वेल्डिंग सीख ली, आपने कंप्यूटर सीख लिया, आपने पीएलसी प्रोग्रामिंग सीख ली, आपने सीएनसी ऑपरेटिंग सीख ली। तो ये प्रोफेशनल काइंड ऑफ थिंग है। या आपने बॉयलर ऑपरेशन सीख ली या बॉयलर ऑपरेशंस में आपने कोई टेक्निकल डिप्लोमा ले लिया, तो आप टेक्नीशियन के रूप में, ट्रेनिंग टेक्नीशियन के रूप में, प्रोफेशनल के रूप में एंट्री मार सकते हैं। यानी आप यहां से एंट्री कर सकते हैं और यहां से भी आप अच्छे स्तर पर जा सकते हैं। तीसरा है कि मुझे कोई स्किल नहीं है, मैं सिर्फ 10वीं पास हूं या 12वीं पास हूं और मुझे इस क्षेत्र में जॉब करनी है या मेरा इस तरफ आकर्षण बनता है, मुझे इस क्षेत्र में जाना है, तो आप एक वर्कर के रूप में आप वहां पर जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं कि अब ये तो पता चल गया कि हम किस रूप में एंट्री करें, तो उसमें जाने के लिए मेरे पास ऐसी कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो कि मैं इस क्षेत्र में जा सकूं, या क्या मेरे को आना चाहिए। तो इसमें जो मुख्यतः एजुकेशनल क्वालिफिकेशन काम आती हैं वो है 10वीं पास। अभी कुछ लोगों ने प्रश्न किया मैंने बीएससी की हुई है तो मैं क्या कर सकती हूँ, तो उनके लिए यहां जवाब है कि अगर सिर्फ 10वीं पास है तो आप अनस्किल्ड वर्कर की तरह इसमें प्रवेश पा सकते हैं। अगर आपने 1 साल या 2 साल का कोई आईटीआई कोर्स किया, आईटीआई डिप्लोमा कर लिया, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है पूरे देश के हर शहर में, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के विभिन्न इंस्टीट्यूट है, जिसमें से कम एक शहर में एक सरकारी इंस्टीट्यूट है और उसमें बहुत ही कम फीस पर वहां बिना किसी प्रवेश परीक्षा के मेरिट के आधार पर आपको अधिकतर इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिल जाता है। आप आईटीआई कर सकते हैं, आईटीआई फिटर, आईटीआई वेल्डर, आईटीआई टर्नर, आईटीआई डीजल मैकेनिकल, आईटीआई इलेक्ट्रिकल, आईटीआई वायरमैन, आईटीआई प्लम्बिंग, आईटीआई फिटिंग, आईटीआई कारपेंटरी। तो आईटीआई में विभिन्न प्रकार के करीब 25 ट्रेड हैं टेक्निकल। आईटीआई माइनिंग, तो माइनिंग के क्षेत्र में जहां माइनिंग है उस स्टेट में आईटीआई माइनिंग में ज्यादा होगा, जहां फार्मास्यूटिकल है वहां आईटीआई फार्मास्यूटिकल मिल जाएगा। तो अब जहां हेल्थ है वहां जीडीए मिल जाएगा। तो जहां जिस क्षेत्र में बहुतायत में जो इंडस्ट्री है उसी से संबंधित उन आईटीआई में कोर्स हैं, तो आप वहां से 1 या 2 साल का कोर्स करके, और ये कोर्स
8वीं और 10वीं के बाद होता है। 8वीं के बाद भी कुछ कोर्सेज हैं और 10वीं के बाद भी कोर्सेज हैं। तो आईटीआई करके आप इस क्षेत्र में प्रवेश पा सकते हैं। आईटीआई से ऊपर चलते हैं तो एक पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग यानी डिप्लोमा इंजीनियरिंग 3 साल का कोर्स है। और डिप्लोमा इंजीनियरिंग में भी विभिन्न कोर्सेज हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनवायरनमेंट। इन क्षेत्रों में आप पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का डिप्लोमा लेकर आप इसमें प्रवेश पा सकते हैं। और इससे बड़ी जो एक विधा है, एक बड़ी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। बैचलर या मास्टर्स कर लिया है तो और अच्छी बात है, आप और बड़े रूट्स पर जा सकते हो। पर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी अगर किया है तो आप इंजीनियर के रूप में काम कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इंजीनियरिंग की है तो जूनियर इंजीनियर से आप इसमें एंट्री पा सकते हैं। अन्यथा विज्ञान पढ़ने के बाद किसी ने बीएससी की, बीएससी गणित के साथ की है, बीएससी आपने बायो के साथ की है, तो भी आप इस क्षेत्र में प्रवेश पा सकते हैं। इसके अलावा अगर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में किसी ने डिग्री की, बीबीए किया या बीबीए के बाद एमबीए किया, तो भी आप ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस क्षेत्र में जा सकते हैं। एक और नया कोर्स देश में शुरू हुआ है और उसे कहते हैं बीवॉक। तो बीवॉक यानी बैचलर इन वोकेशनल स्टडीज, ये कोर्स ऐसा है जिसे करने के बाद फिर और कुछ पढ़ाई अगर ना भी हो तो भी आपके पास करियर बनाने के विकल्प उपलब्ध हो जाते हैं। तो विभिन्न विषयों में बीवॉक आज उपलब्ध है अलग अलग कॉलेजेस में, आप अपने क्षेत्र में ढूंढ सकते हैं। बीवॉक रिटेल मैनेजमेंट है, बीवॉक हॉस्पिटैलिटी है, आईटी है, मीडिया, हेल्थ केयर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इत्यादि। यानी कई विषयों में करीब 25 से 26 तरह के विषयों में बीवॉक आज देश में उपलब्ध है। तो आप अपने क्षेत्र में उपलब्ध बीवॉक डिग्री की तरफ रुख कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कंप्यूटर से रिलेटेड आपने कोई कोर्स किया है या आप कर रहे हैं या ऐसी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं जहाँ कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग है या कंप्यूटर से संबंधित या इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित या कम्युनिकेशन से संबंधित कोई मैन्युफैक्चरिंग है, तो आप बीसीए या बीसीए के बाद एमसीए या बीएससी आईटी करके भी इस क्षेत्र में जा सकते हैं। जहां फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, जहां दवाइयां बनती हैं, ड्रग्स बनते हैं, उन दवाइयों को बनाना और उन दवाइयों के संचालन, उत्पादन, रखरखाव, उन इकाइयों में आप बैचलर इन फार्मेसी करके जा सकते हैं, बीएससी करके जा सकते हैं, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करके जा सकते हैं, बीएससी बायोलॉजिकल साइंसेज में करके जा सकते हैं, बीएससी बायोलॉजी करके जा सकते हैं आप। तो बहुत सारे बीएससी कोर्सेज हैं जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज में आपको प्लेस कर सकती हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री बनाती कुछ भी हो, परंतु सुरक्षा और पर्यावरण की रखरखाव रखने के लिए, ख्याल रखने के लिए एक टीम की जरूरत होती है और वो हर इंडस्ट्री में चाहिए। इसे हम कहते हैं फायर सेफ्टी। तो फायर सेफ्टी विभाग हर जगह पाया जाता है। तो अगर आपने फायर सेफ्टी में 12वीं के बाद कोई डिप्लोमा किया या उसमें कोई डिग्री की है तो आप फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट्स में ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इंडस्ट्री में अपना रुख कर सकते हैं और वहां अपने लिए उचित रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये रूट थे कि क्या पढ़ के हम इंडस्ट्री में जा सके। आप 10वीं पास से लेकर इनमें से कोई भी कोर्स अगर आपने किया है या आप चाहते हैं इंडस्ट्री में जाना तो इनमें से कोई भी कोर्स करके आप उधर जा सकते हैं। अब इंडस्ट्री में नया क्या है, पुराने जमाने के अलावा नए जमाने का क्या है, आज चल क्या रहा है, ट्रेंड क्या है, इंडस्ट्री के इनसाइट्स क्या है, कौन सी तकनीकें आज ज्यादा डिमांड में है। तो एम्प्लॉय सेफ्टी, आज हर इंडस्ट्री, हर कारखाना, हर उत्पादन इकाई ये सुनिश्चित करती है कि किसी भी व्यक्ति को अथवा जीवन को कोई परेशानी ना हो। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अब ऐसी मशीनें, इक्विपमेंट्स बन रहे हैं जो इंटरनेट से डायरेक्ट कनेक्टेड है, रिमोट कंट्रोल्ड है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वो चीजें इंटरनेट से चल रही हैं, दूर बैठ के इंटरनेट से चल रही है। आपने देखा होगा एक डॉक्टर ऑपरेशन दूर बैठ के कर सकते हैं, आजकल वो तकनीक उत्पादित हो गई है। ऐसे ही मशीनों को दूर बैठ के ऑपरेट किया जा सकता है। आज आप दूर बैठकर यहाँ की मशीन को ऑपरेट कर सकते हो, दूर बैठकर आप मशीनों को चालू बंद कर सकते हो। तो उसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, इससे पहले कि मशीन खराब हो पहले ही आप उसके मशीन को प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस दे दो। 2 तरह के मेंटेनेंस होते हैं, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव का मतलब है जो चीज हो गई वो दोबारा ना हो, पर प्रेडिक्टिव का मतलब है कि वो हुई ना। तो मशीनें और उत्पादन इकाइयां सतत चलती रहें और उनमें घिसावट
टाइम टाइम हटती जाए, चीजें पुर्जे बदल दिए जाएं, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, इसकी बहुत जरूरत है। इन्वेंट्री कंट्रोल में बड़े जॉब है, नए जमाने की चीज है। डिजिटल टेक्नोलॉजी बेस्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, नए जमाने के। ईआरपी एंड एसएपी ऑपरेटेड प्रोसेसेस, अब पूरा प्रोडक्शन, पूरी फैक्ट्री ईआरपी, एंटरप्रेन्योरशिप रिसोर्स प्रोटोकॉल या एसएपी, ये सॉफ्टवेयर है और ये मशीनों में लगे होते हैं, और वो मशीनें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड, मशीन और लोग इस प्रकार काम करते हैं कि कहीं भी कोई उत्पादन प्रक्रिया बीच में रुक नहीं सकती, चेन सतत चलती रहती है। किसी को सूचना फोन करके नहीं देनी होती, ऑटोमेटिक सूचना का प्रसार चलता रहता है, एक दूसरे का परफॉर्मेंस दिखाई देता है, एक दूसरे को कहाँ क्या काम चल रहा है। इसे हम कहते हैं ईआरपी एंड एसएपी बेस्ड। तो इसकी बड़ी डिमांड है। आउटसोर्सिंग ऑफ प्रोसेसेस, आजकल कंपनीज या उत्पादन इकाइयां छोटे छोटे काम आउटसोर्स कर देती है, मशीनिंग का कर दिया, प्रिंटिंग का कर दिया, जॉब वर्क का कर दिया। तो ये और एसोसिएटेड काम है कि आप प्रिंटिंग का काम शुरू कर दिया, आपने मशीनिंग कर दी कहीं बाहर शुरू, आपने लैथ का काम कर दिया, आपने मिलिंग का कर दिया, आपने ड्रिलिंग का कर दिया, आपने प्लम्बिंग का कर दिया, आपने, तो ऐसे ही काम आप कर सकते हैं। कस्टमर कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, आजकल कस्टमर्स पर बड़ा फोकस है इंडस्ट्रीज का। कस्टमर कंप्लेंट आनी नहीं चाहिए, और आ गई तो उसको जल्दी से फिनिश किया जाए। डिजिटल वर्क प्लेसेस, रिमोट मॉनिटरिंग, और इस क्षेत्र में टूल एंड डाई, जैसे ऑटोमोबाइल या सीट मेटल इंडस्ट्री में टूल एंड डाई की डिमांड है। सीएनसी मशीन्स, पीएमसी मशीन्स, पीएलसी प्रोग्रामिंग, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स, कन्वेयर सिस्टम्स, असेंबलिंग कन्वेयर सिस्टम्स, जहां एक गाड़ी पहिए से लेके और गाड़ी जब तक बनती है तब तक एक लाइन पे ऐसे चलती जाती है, कन्वेयर बेल्ट पे चीजें वहां पैकेज होती जाती हैं, चीजें वहां पर उत्पादित होती जाती हैं। एक आदमी एक पुर्जा कसता है, दूसरा आदमी उसमें दूसरा पुर्जा कसता है, एक चेन पे, एक बेल्ट पे पूरा प्रोडक्ट चलता रहता है, और फाइनली वो बन के निकल जाता है। ये कन्वेयर सिस्टम्स डिमांड में है। मटेरियल हैंडलिंग डिमांड में है। मटेरियल हैंडलिंग के अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं, फोकलिफ्ट ट्रक्स होते हैं, वो बड़ी डिमांड में है। एचपीएसी सिस्टम, ठीक है, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स, ये फैसिलिटी मैनेजमेंट का हिस्सा है, ये बड़ी डिमांड में है। सेफ्टी, क्वालिटी कंट्रोल, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये इंडस्ट्री में आज ज्यादा डिमांड में है। तो अगर इनमें से आप अगर कुछ अपने लिए देखते हैं तो आप आगे जा सकते हैं, तो इसका चलन ज्यादा है। तो हमने आज पूरी तरह ये देखा कि ऑपरेशंस क्या है, मेंटेनेंस क्या है, इसका मैन्युफैक्चरिंग से क्या वास्ता है, और इसमें कौन कौन से तरह के जॉब्स हैं। उन जॉब्स में जाने के लिए आपको क्या शैक्षिक अर्हताएं चाहिए, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और क्या स्किल्स चाहिए, और भारत देश में किस किस जगह पर ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस से संबंधित मैन्युफैक्चरिंग के काम उपलब्ध हैं, किस क्षेत्र में कहां बहुतायत से उपलब्ध हैं। तो अब बारी है आपके प्रश्नों की। आप में से कई लोगों ने कुछ प्रश्न पूछे हैं, आइए उन प्रश्नों का जवाब हम देते चलते हैं, और बाकी लोग अभी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो अगले 10 मिनट हम प्रश्नों पर बात करेंगे। जितेंद्र भोजवानी जी ने पूछा है कि मैं एक कंपनी में पहले से ही O&M में काम करता हूं, और क्या एनसीएस मुझे हेल्प कर सकती है कि मैं इसे ग्रो कर सकूं। जितेंद्र जी, आपने बहुत संक्षेप में प्रश्न पूछा है, अगर आप इसको विस्तृत रूप से हमें भेजें तो हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि आप किस प्रकार की ग्रोथ चाहते हैं। ये बहुत ही संक्षिप्त सा प्रश्न है आपका, मैं चाहूंगा कि आप इसको इलेबोरेट करें। थैंक यू लोकमान जी, होपफुली कन्वर्सेशन हेल्प करी है। थोड़े और सवाल हैं। गुंजन शर्मा जी बात कर रही हैं कि उनको बैंक से रिलेटेड या फिर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में भी कुछ अपॉर्चुनिटी वो देख सकते हैं क्या। 12th पास हैं वो। 12th पास है, हाँ जी। हाँ 12th पास है, तो 12th पास गुंजन आप जॉब देख सकते हैं जहाँ आईटी मैन्युफैक्चरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग या अपैरल्स मैन्युफैक्चरिंग जहां है, वहां बहुत ही सुइटेबल से काम आपको मिल सकते हैं। महिला होने के नाते आपको उन जगहों पर बहुत ही बेहतरीन विकल्प मिल सकते हैं। 12th से आप एक अभी अनस्किल्ड वर्कर के रूप में आप वहां प्रवेश पा सकते हैं, परंतु
यदि आप अपनी रुचि के अनुरूप कोई एक स्किल का सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा कोर्स कर लेते हैं इसके बाद, चाहे वो अपैरल्स का हो, चाहे वो आईटी का हो, या आईटीआई आप कर लेते हैं, या तो आप निश्चय ही साल या 2 साल के डिप्लोमा के बाद या कोई शॉर्ट टर्म डिप्लोमा भी आप कर लेते हैं, तो आप जिस प्रकार का डिप्लोमा करेंगे उससे संबंधित इंडस्ट्री में प्रवेश पा सकते हैं। यस। अगला सवाल सर निमिषा का है कि उनको 8 साल का अनुभव है कस्टमर एंड एडमिनिस्ट्रेशन में, एविएशन सेक्टर में। पिछले साल उन्होंने अपने पर्सनल रीजन से कुछ जॉब छोड़ दी थी। आप जो आज का सेशन है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, उसके अराउंड वो ट्राई तो कर रहे हैं बट जॉब नहीं मिल रहा है। तो एक तो बिफोर आप रिस्पॉन्ड करें, जैसे एनसीएस पोर्टल उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, पर अगर आप कुछ और राय देना चाहें इस केस में तो। ऑपरेशन से मेंटेनेंस से संबंधित आपने कहा कि एविएशन सेक्टर में आपको एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव है। तो एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसी विधा है, एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसी चीज है जो हर एक सेक्टर में आवश्यक होती है। तो आप एविएशन सेक्टर, क्योंकि जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उस क्षेत्र में अगर एविएशन की एक से अधिक इंडस्ट्रीज हैं, तो आप स्पेसिफाई करके एविएशन इंडस्ट्रीज को ही टारगेट करें। अन्यथा आप अपने जो बायोडाटा है उस बायोडाटा को एक बार रिफ्रेश करें और उसे अपने अनुभवों को विस्तृत रूप से आप वहां लिखें। और दूसरी इंडस्ट्रीज, यानी एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव प्रत्येक इंडस्ट्री में काम आता है, तो आप दूसरी इंडस्ट्रीज को भी उसे भेजें, उनको भी आप टारगेट करें। निश्चय ही आपको जल्दी कोई उचित जॉब हाथ में आएगी। जी, थैंक यू लोकमान जी। जिस तरह के सवाल हमारे पास हैं अभी, हम एक बार सारे व्यूअर्स को एनसीएस पोर्टल से भी ले लेते हैं अगले 5 मिनट में। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं। सो जब आप गूगल पे जाएं तो आप एनसीएस सर्च करें। जो सबसे पहले आएगा एनसीएस नेशनल करियर सर्विस पोर्टल आएगा। आप अगर जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको इस पे अपना प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को, और अगर आपने रजिस्टर कर रखा है मेरी तरह तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके पास एक ऑप्शन आएगा जो सबसे पहले आएगा कि आप यहाँ पे बहुत सारे अक्रॉस इंडिया जॉब्स हैं। आप में से कुछ ने जो सवाल किया हमें कि मैंने बीपीओ में काम किया है, मैंने बैंकिंग में काम किया है, मैंने मेंटेनेंस में काम किया है, मैंने इसमें डिप्लोमा किया है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले जॉब ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे जॉब सीकर वाले पे जाएंगे तो आपको जॉब्स का ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अगर आज जो हमने सेशन किया है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, तो मैं ऑपरेशंस से रिलेटेड जॉब ढूंढनी है मुझे, तो ऑपरेशंस डालना है। एंड अगर आपका कोई लोकेशन स्पेसिफिक है तो आप लोकेशन, नहीं तो मैं ऑल इंडिया सेलेक्ट करके सर्च करता हूँ। तो जैसे ही आपने देखा आप यहाँ पे बहुत सारे जॉब्स आ गए। 126 पेज हैं, मतलब आप इनको देख सकते हो, एक पेज पे इतने जॉब्स हैं। तो अब ये जॉब आपको स्पेसिफिक लोकेशन पे चाहिए, आपके एक्सपीरियंस के टाइप से चाहिए, आपको किस तरह की संस्थाओं में चाहिए, गवर्नमेंट में चाहिए, प्राइवेट में चाहिए, अप्रेंटिसशिप चाहिए, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे जॉब्स ढूंढ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कोई भी एम्प्लॉयर आपसे एडवांस रिक्वेस्ट नहीं करेगा। अगर ऐसा होता है तो आप यहाँ पे नोटिफाई करा सकते हैं हेल्पलाइन पे, जो एनसीएस की हेल्पलाइन है 1514। तो आप यहाँ पे ट्यूसडे से संडे आप बात भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ सवाल हो। तो ये हेल्पलाइन आपके लिए मंगलवार से संडे के लिए सुबह 8 से शाम 8 बजे तक ऑन रहती है। कुछ केसेस में अगर आपको लगता है कि आपको कुछ स्किल सीखनी है, जैसे लोकमान जी ने बताया, अगर आपको स्किल सीखनी है, आपको कुछ कोर्सेज ढूंढने हैं, तो आप साइड में देखिए फाइंड स्किल प्रोवाइडर। तो यहाँ पे आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं कि कैसा आपको ट्रेनिंग पार्टनर चाहिए, एंड देन फिर वो आपको उस पे आप लोकेशन वगैरह, स्टेट वगैरह, सेक्टर वगैरह चुन के आप जा सकते हैं। एक जैसे निमिषा जी ने सवाल पूछा कि मैं ट्राई कर रही हूँ, मेरे को एक्सपीरियंस भी है,
बट मेरे को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है से। तो आप यहाँ पे फाइंड काउंसलर्स का ऑप्शन है, आप यहाँ पे काउंसलर्स हैं, आप अपना सिटी स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। इन काउंसलर का नेक्स्ट अपॉइंटमेंट स्लॉट्स है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लोकमान जी को भी पाएंगे, आप बाकी काउंसलर्स को भी पाएंगे। आप उनके साथ समय बुक कर सकते हैं एक नॉमिनल फीस देके, एंड देन वो आपको करियर के नेक्स्ट पार्ट में हेल्प करेंगे। तो ये रहा आपका जॉब से रिलेटेड। आप यहाँ पे कुछ रेगुलर, जैसे आपने न्यूज़लेटर्स आते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज के, या कुछ ट्रेनिंग होते हैं, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, न्यूज़लेटर पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। करियर सेंटर आपकी जॉब ढूंढने में, अगर आपको जॉब हैंडबुक चाहिए, रिज्यूमे में क्या चाहिए, जॉब के लिए आपने अप्लाई कर दिया तो क्या फ्लो चार्ट होगा, कौन रिस्पॉन्ड करेगा, ये सारी चीजें आपको एनसीएस के इस सेक्शन से मिलेगी। और यहाँ पे आप गवर्नमेंट से रिलेटेड या करियर सेंटर या फिर कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, कुछ डेटा आ रहा है जॉब्स के अराउंड, तो आप यहाँ पे ये एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपने अप्लाई कर दिया, आप इंटरव्यू के लिए देख रहे हैं, तो आप इंटरव्यू के रिसोर्सेस यहाँ पे माई इंटरव्यूज में देख सकते हैं। अब यहाँ पे मेरा कोई इंटरव्यू शेड्यूल नहीं है, बट आप यहाँ पे काउंसलर, जॉब्स, प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, वीडियो प्रोफाइल बना सकते हैं। अगर आपको रिज्यूमे के अलावा 2 मिनट का वीडियो कि मैं ये हूँ, एंड यहाँ पे जो रिसोर्स की मैं बात कर रहा था वो यहाँ पे आप ढूंढ सकते हैं, जॉब हैंडबुक और डिटेल्ड यूजर मैनुअल। तो ये आपको हेल्प करेगा। ये था एनसीएस पोर्टल के बारे में। मैं एक बार आपके कुछ सवाल और देख लेते हैं। निमिषा जी का सवाल है कि एविएशन से रिलेटेड जॉब एनसीएस में नहीं है। मैम आप एक बार ट्राई करिएगा, यहाँ पे हर सेक्टर का जॉब अवेलेबल है, एम्प्लॉयर जनरली पोस्ट करते हैं। जय किशन जी पूछ रहे हैं, जय किरण, कि मैंने एनसीएस में रजिस्टर किया है, 1 महीने से हो गया है, कह रहे हैं हम आपको कॉल करेंगे। जनरली जय किरण जी, जब आप अप्लाई करते हैं किसी जॉब के लिए, तो आपको, लोकमान जी आप बात कर रहे हैं, अच्छा, तो आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा। नहीं आता है, आपको कुछ समस्या है या कहीं पे भी आपको किसी तरह का कंफ्यूजन है, तो प्लीज आप, एनसीएस का हेल्पलाइन है 1514 1514, ये ट्यूसडे से संडे सुबह 8 से शाम 8 बजे तक एक्टिवेट रहती है। आप अपने सारे सवाल उस हेल्पलाइन के माध्यम से भी क्लियर कर सकते हैं। आज के लिए हम विदा लेंगे, बट विदा लेने से पहले हम धन्यवाद देंगे लोकमान जी का अपना समय निकालने के लिए। और लोकमान जी आप आए, आपने जो एक्सपीरियंसेस शेयर करे, आपने जो 22 साल का जो आपने एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ 1 घंटे में शेयर किया। डेफिनेटली ये कन्वर्सेशन हमें हेल्प करेंगी करियर एक्सप्लोर करने में। एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के अराउंड जो साथी देख रहे हैं जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग करियर अपॉर्चुनिटीज हैं और ऐसे ऐसे नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं जो पिछले 5 साल में ही है, और लोकमान जी ने इनके बारे में बहुत बेहतर तरीके से बताया है। हम आपसे फिर मिलेंगे अगली संडे 11 बजे एक अलग सेक्टर में करियर के अराउंड। आप आसमान फाउंडेशन का चैनल फॉलो करिएगा, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप एनसीएस पोर्टल भी देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच लोकमान जी फॉर जॉइनिंग अस। Thank you. It was Thank a you, great Mala. having Thank you, NCS. Thank you, Asma.